कमला की दो बड़ी बेटियां थी। बड़ी बेटी पीहू और छोटी बेटी नेहा। जितना छोटा इन दोनों बहनों का नाम था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था इनका शरीर। पीहू और नेहा दोनों ही जरूरत से ज्यादा मोटी और भुलक्कड़ बहनें। ऐसे एक दिन कमला रोटी बना रही होती है और बाहर टेबल पर बैठी पीहू और नेहा खाना खाते हुए बोलते हैं, माँ, थोड़ा जल्दी रोटी दो ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। हाँ माँ, और सब्जी भी खत्म हो गई है, वो भी बना देना। हाँ हाँ, ला रही हूँ। जल्दी लेकर आओ ना माँ, पता है ना मुझे कितनी तेज भूख लगी है। हद हो गई तुम दोनों की। खाने के लिए जब से बैठे हो 20-20 रोटी दोनों खा चुके हो और फिर भी तुम दोनों का पेट नहीं भरा। 2 किलो सब्जी में से 1 कटोरी सब्जी बची है और अभी तुम बोल रही हो कि भूख लगी है। तो क्या करे माँ, अब हम पेट भर के खाना भी ना खाएं? अरे खाओ, लेकिन हिसाब से। ऐसे भुक्कड़ों की तरह थोड़ी ना खाना होता है। अरे अब मुझे अपने और तेरे पापा के लिए दोबारा से सारा खाना बनाना पड़ेगा। अरे माँ, बाद में सुना देना, अभी पहले खाना परोस दो। खाने का मजा किरकिरा मत करो। जिसके बाद दोनों बहनें पेट भर के खाना खाती हैं और उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी कमला खुद से बोलती है, हे भगवान, थक गई मैं तो रोटी बना बना कर। इतनी रोटी अगर मैंने किसी लंगर की सेवा में बनाई होती तो भगवान भी खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे देते। ना जाने मेरी इन भुक्कड़ बेटियों का क्या होगा। वक्त गुजरता चला जाता है। पीहू और नेहा की डाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास के लोग भी कमला को डर के मारे अपने किसी घर की पार्टी या फंक्शन में नहीं बुलाते थे, क्योंकि कमला अपनी बेटियों को लेकर जहाँ भी जाती तो मेहमानों से ज्यादा तो खाना पीहू और नेहा ही खा जाया करती। ऐसे एक दिन पीहू और नेहा गुस्से में बोलती हैं, माँ क्या है ये सब, आपने हमारे लिए खाना नहीं बनाया क्या? हाँ माँ, हमें भूख लग रही है। अरे खाना कहाँ है, खाना तो दीजिए हमें। अरे कहाँ से लाऊं खाना? सुबह मैंने 2 किलो चावल बनाए थे, तुम दोनों ने 1 घंटे के अंदर सारे चावल खा लिए। मैंने खुद रात की रखी हुई बासी रोटी खाई है। कहाँ से लाऊं मैं खाना? जितना खाना बनाती हूँ तुम दोनों के लिए उतना खाना ही थोड़ा पड़ जाता है। तो क्या अब हम मांग कर खाना खाना शुरू कर दे? अरे कितना मांगोगी? तुम लोगों का तो मांग मांग कर पेट भी नहीं भरता। पेट नहीं कुआं है, तुम्हारा जितना डाल दो उतना कम है। बस बहुत हो गया माँ, आपको खाना नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बेवजह सुनाइए तो मत। दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और अपने कमरे में जाकर अपनी पॉकेट मनी से 20 पैकेट मैगी खरीद लेती हैं। जिसके बाद दोनों मैगी बनाती हैं और फटाफट से खा भी लेती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें ऐसे ही अपने खाने की वीडियो बनाकर YouTube पर डालना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से हर तरफ भुक्कड़ बहनों के नाम से उनका नाम मशहूर हो जाता है। अब उन्हें जगह जगह पर चैलेंज करने के लिए बुलाया जाता। ऐसी एक दिन पीहू के घर फोन आता है। पीहू फोन उठाती है, तभी सामने से एक आदमी बोलता है, क्या मेरी बात पीहू जी से हो रही है? हाँ मैं ही बोल रही हूँ, क्या हुआ? जी मैंने आप लोगों को एक चैलेंज के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। वो दरअसल बात ये है ना कि ये चैलेंज ना हम ही लोग करवाते हैं। उसको जीतने वाले को ना बहुत पैसा भी मिलेगा और ये चैलेंज ना खाने पीने वाले लोगों के लिए है, जैसे कि आप और आपकी बहन। इस बार हम ना मच्छी पुलाव की दावत चैलेंज करवाने जा रहे हैं। इस चैलेंज में हमने आप दोनों को इनवाइट किया है, तो बोलिए आप लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, मैं और मेरी बहन हमेशा फूड चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। खाना खाना तो हमारी शान है। तो ठीक है जी, मैं आपको जगह और इस चैलेंज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके भेज देता हूँ। आप अपनी बहन को लेकर टाइम पे आ जाइएगा। इतना कहकर वो आदमी फोन को रख देता है। तभी पीहू नेहा को मच्छी पुलाव दावत के चैलेंज के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नेहा बोलती है, अरे वाह दीदी, पहली बार इतना बड़ा चैलेंज करने को मिल रहा है। अगर एक बार हमने कंपटीशन जीत लिया ना तो हर तरफ हमारा नाम होगा। हमें किसी भी हाल में ये सब जीतना ही होगा। आपस में बात करने के बाद दोनों बहनें कमला के पास जाती हैं और उन्हें मच्छी पुलाव दावत पर इनवाइट करने वाली बात को बताती हैं, जिस पर कमला बोलती है, सही है तुम दोनों का। वैसे भी तुम्हारा काम तो सिर्फ खाना ही है। चलो अगर इसके पैसे मिल जाते हैं तो ठीक ही है, पर बेटा एक बार अच्छे से सोच के देखो, कहीं तुम दोनों इस चैलेंज के चलते कहीं अपनी तबीयत ना खराब कर लो। बाकी ध्यान से जाना, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ऐसे ही कुछ देर बाद पीहू फोन पर मच्छी पुलाव दावत की सारी डिटेल्स ले लेती है। 2 दिन बाद बताए हुए एड्रेस पर पुलाव दावत चैलेंज के लिए दोनों पहुंच जाते हैं।
जहां हर तरफ बड़े बड़े फूड चैलेंज करने वालों के पोस्टर लगे हुए थे। तभी जिस आदमी ने पीहू को फोन किया था वो उनके पास आता है और बोलता है, पीहू जी, आपका वेलकम है। आपका इंतजार हो रहा है। चलिए आप हमारे साथ, मैं बताता हूँ कहाँ बैठना है आप लोगों को, और आपका चैलेंज किसके साथ है वो भी बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। जी ठीक है। वो आदमी पीहू और नेहा को चैलेंज वाली जगह पर ले जाता है और बोलता है, देखिए आपका चैलेंज ना वरुण जी के साथ होने वाला है। अरे उनका नाम तो सुना होगा आपने। आज तक कोई भी फूडी उनसे चैलेंज में जीत नहीं पाया है, इसीलिए हम लोगों ने ना आपको भी इनवाइट किया है। ऑल द बेस्ट। देखते हैं कौन जीतता है। नेहा और पीहू दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जैसे ही उनका कॉम्पिटिटर वरुण वहाँ पर आ जाता है, सभी कैमरामैन और जज रेडी हो जाते हैं। तभी शो का एंकर बोलता है, तो दोस्तों, आपका आज की मछली पुलाव दावत में स्वागत करते हैं हम लोग। आज के चैलेंज में होने जा रहा है कुछ अलग। एक तरफ है नेहा और पीहू जो कि खाने में है नंबर 1, और दूसरी तरफ है वरुण जो फूडी है नंबर 1। तो देखते हैं कि कौन जीतता है ये मुकाबला बड़ा टक्कर का होने वाला है दोस्तों। आज इस मुकाबले का कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमें देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले इस चैलेंज को 1 किलो मछली पुलाव से शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा ये मछली पुलाव की दावत का चैलेंज। इतना कहकर नेहा, पीहू और वरुण तीनों को 1-1 किलो मछली पुलाव परोसा जाता है, जिससे उन्हें 5 मिनट के अंदर खत्म करना था। तीनों बड़ी स्पीड के साथ 1 किलो चावल को 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, जिसके बाद 2 किलो मच्छी पुलाव परोसा जाता है, जिसे वो 10 मिनट में खत्म करना होता है। नेहा, पीहू और वरुण तीनों ही 10 मिनट में 2 किलो मच्छी पुलाव खत्म कर देते हैं। अब तीसरा टास्क, जिसमें 3 किलो एकदम स्पाइसी मच्छी पुलाव था, जिसे पूरे 15 मिनट के अंदर खत्म करना था। पीहू और नेहा को देखकर वरुण मन ही मन में सोचता है, आज तक मैंने इतने सारे फूड चैलेंज किए पर इतनी भुक्कड़ मैंने कहीं नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा इतना सारा खाना इन्होंने कहाँ डाल लिया। पर कैसे भी करके मुझे ये चैलेंज जीतना है। मछली पुलाव चाहे कितने भी स्पाइसी क्यों ना हो, जीतेगा तो वरुण ही। तीसरा टास्क शुरू हो जाता है। स्पाइसी और गरम गरम मच्छी पुलाव पीहू और नेहा वरुण को परोसा जाता है। पीहू और नेहा बिना रुके मच्छी पुलाव खाती जाती। वहीं वरुण का तीखा खाकर बुरा हाल हो चुका था। वो काफी हद तक वरुण पुलाव खत्म कर देता है, पर उसे उल्टी आना शुरू हो जाता है और पीहू और नेहा मच्छी पुलाव दावत का चैलेंज जीत जाती हैं। जिसके बाद वरुण कांग्रेचुलेशन बोलने आता है। मानना पड़ेगा, इतना स्पाइसी और इतना सारा क्वांटिटी में आप लोगों ने खा लिया। सच में हैट्स ऑफ टू यू लेडीज। थैंक यू। आपके साथ चैलेंज करके हमें बहुत अच्छा लगा। पीहू, नेहा और वरुण के साथ हुआ ये मच्छी पुलाव दावत का चैलेंज अब सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचा रहा था। जिसके बाद पीहू और नेहा अपने इस चैलेंज के दम पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। कमला अपनी बेटियों की तरक्की देखकर बहुत खुश होती है। शाम को जब नेहा और पीहू घर पर आती हैं, तो कमला अपनी बेटियों की आरती उतारते हुए बोलती है, अरे मेरी बेटी जुग जुग जियो तुम दोनों। तुम्हारा खाना तो तुम्हारी शान बन गया है। मुझे नहीं पता था तुम दोनों में इतना बड़ा टैलेंट है। इतना सारा खाना और इतना सारा पैसा और नाम तुमने सब जीत लिया। अरे आगे भी ऐसे फूड चैलेंज करती रहो और अपना नाम यूं ही रोशन करती रहो। माँ बधाई बाद में देना, पहले आगे से हटो, मेरी तो जान ही निकल रही है। प्लीज जल्दी है, हट जाओ। इतना कहकर दोनों बहनें अलग अलग वॉशरूम की तरफ बढ़ती हैं और लगातार उल्टियां करने लगती हैं। दोनों की उल्टियां करके हालत खराब हो चुकी थी। कमला दोनों को नींबू पानी देती है और बोलती है, बेटा देखा जरूरत से ज्यादा खाने का क्या नतीजा होता है। मैं मानती हूँ बेटा कि तुम दोनों को अपने शरीर के अनुसार ज्यादा खाने की जरूरत होगी, लेकिन तुम एक बार सोचो कि तुम्हारा ये शरीर और खाना तुम्हारे खुद के हाथ में है। जितना तुम अपने शरीर को खिलाते जाओगे उतना ही खाता जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों अपने भुक्कड़पन पर रोक लगाओ। तुम अपने चैलेंज करो पर सेहत का भी ख्याल रखो। कमला के समझाने पर पीहू और नेहा अच्छे से समझ जाते हैं। जिसके बाद वो दोबारा फूड चैलेंज तो करती, पर हमेशा अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान भी रखती। सरला के बड़े बेटे की बीवी यानी सरला की बड़ी बहू जॉब करती थी और घर का सारा खर्च चलाती थी। लेकिन सरला जब अपनी छोटे बेटे की शादी करती है तो सरला की छोटी बहू अनपढ़ आती है, पर दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आती है। उसे उस बात का रौब था, जिस वजह से उसे लगता था कि उसके ससुराल वाले उससे कोई काम नहीं करवाएंगे।
लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सरला अपनी बहू को सुबह सुबह आवाज लगाकर कहती है, बहू उठ भी जा, बड़ी बहू को ऑफिस जाना है, लल्ला को ऑफिस जाना है, लेकिन तुझे समय ही नहीं दिख रहा। इतना सुनकर सीमा अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बताओ माँ जी क्या बनाना है, बना देती हूँ मैं। कुछ भी बना ले, लेकिन ढंग का बनाइयो बहू। तू जितनी अनपढ़ है, तेरे काम भी उतने ही गवारों वाले होते हैं। माँ जी माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरे पिताजी ने दहेज भी तो भर भर कर दिया है। हाँ हाँ, उसी मारे चुप हूँ, वरना मुझे तो तेरा चाल चलन भी ठीक नहीं लगता। अभी से इतना जुबान चला रही है, आगे जाकर न जाने क्या करेगी। सीमा तो अनपढ़ थी, साथ ही गांव की भी थी, लेकिन रोशनी पढ़ी लिखी थी और वो जॉब भी करती थी, जिस वजह से सरला भी अपनी बड़ी बहू को बहुत प्यार करती थी और अपनी छोटी बहू को हर बात पर ताने देती थी। अब सीमा अपने और अपनी जेठानी के बीच भेदभाव देखती थी। एक रोज सीमा देखती है कि उसकी सास सीमा से बोलती है, बहू कितना समय लगाएगी? बहू जल्दी से रोशनी का टिफिन पैक कर दे, चाय बना दे, वरना वो कुछ खाए पिए बिना चली जाएगी। माँ जी कर ही तो रही हूँ, कब से लगी हुई हूँ, बस देती हूँ अभी, थोड़ा आप भी सब्र कर लो। सरला रोशनी को कोई काम नहीं करने देती थी और अपनी बेटी की तरह रोशनी को रखती थी, लेकिन सीमा को ये सब पसंद नहीं आता। रोशनी को सरला अपने हाथों से भी खाना खिलाया करती थी, लेकिन सीमा को वो सिर्फ काम और काम के लिए ही याद करती थी। अब एक रोज रोशनी के ऑफिस की छुट्टी होती है और जैसे ही रोशनी झाड़ू लगाने के लिए जाती है, वैसे ही सरला रोशनी से झाड़ू छीनते हुए उससे बोलती है, बहू जा, तू जाकर आराम कर, एक दिन तो तुझे छुट्टी मिलती है, सीमा है ना, वो कर लेगी ये सब, तू चिंता मत कर। ये सुनकर सीमा तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आजा बहू बैठ जा, सर दबा दूं, तू काम मत कर, हाथों में धूल मिट्टी लग जाएगी, अपने हाथों से खाना मत खा। माँ जी तो ऐसे करती हैं जैसे रोशनी दीदी इनकी बहू नहीं बेटी हो, और मुझे पूछती भी नहीं। मैं तो इतना दहेज लेकर आई हूँ यहाँ नौकरानी बनने के लिए ना। सीमा की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे, पर उसे खुद को देखकर ससुराल में ऐसा लगने लगा था कि वो अपने ससुराल में बहू नहीं बल्कि किसी के घर की नौकरानी बनकर आई है। अब सीमा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सीमा को हर बात पर उसके पिता की बातें याद आ जाती थी, जो उसके पिता ने विदाई के समय उसे बताई थी। बेटी, तेरी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की है, बस तू अपने ससुराल वालों को मुझे सुनाने का कोई मौका मत देना। अरे मैंने जितना दहेज दिया है उतने में तेरी 4 बार शादी कर देता, लेकिन कोई नहीं, अब तू कुछ भी हो जाए अपने ससुराल को छोड़कर लड़ झगड़ कर मायके वापस नहीं आना। इसलिए सीमा अपनी सास का हर एक कहा मानती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय विमला सरला के घर आती है, पर सरला के ना होने पर विमला सीमा से बातें करने लगती है और सीमा को कहती है, बहू बुरा ना मान तो एक बात कहूँ, तेरी सास तुझसे बहुत काम करवाती है, मतलब तू बहू है, कोई नौकरानी थोड़ी। आंटी जी क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही, दीदी भी तो जॉब करती हैं, अब जॉब वालों के नखरे तो सहने ही पड़ते हैं। करती तो बेशक वो जॉब है, लेकिन इतना भी क्या बहू को सर पर चढ़ाना। देखती है कितनी रात रात में घर आती है, और तू तो दहेज लेकर आई है, अपनी आवाज उठाया कर बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरा काम था समझाना और तेरा काम था समझना। इस तरह विमला भी सीमा के कान भर के चली जाती है और इधर सीमा भी खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, जिससे घर में कलेश होने लगता है। लेकिन सीमा अब सबको परेशान करने का फैसला कर लेती है। अब अगली सुबह ही खाना बनाते हुए जानबूझकर सीमा खाने में मिर्च का तड़का लगाकर पूरे घर वालों को खांसी करवा देती है और अपने मुंह पर चुन्नी बांध लेती है। ये देखकर सरला अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि कल रात बहू ऑफिस का काम कितनी देर रात तक कर रही थी, थोड़ा तो सोच उसका। तो माँ जी खाना नहीं बनाऊं अब, वरना आप कहेंगी कि मेरी बहू को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अब काम भी ना करूं क्या मैं? सीमा जो भी कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी। अब जैसे ही रोशनी उठती है और वो नहाने के लिए जाती है तो सीमा मोटर बंद कर देती है। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू मैं कई दिनों से देख रही हूँ तेरा बर्ताव सही नहीं है, तो ये सब क्यों कर रही है? बता क्या बात है आखिर? माँ जी ये आप पूछ रही हैं? अरे जब आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती हैं तब तो आपको नहीं दिखता।
सास और देवरानी के बीच का झगड़ा सुनकर रोशनी बाथरूम से बाहर निकलती है और सीमा अपनी जेठानी को देखकर कहती है, आ गई महारानी। मुझे आप ये बताओ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे इतना काम करवाती हो। सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खाना बना लेती हो, घर का काम भी कर लेती हो, तो मैं बाहर का देख लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप और दीदी आप दोनों मेरे साथ भेदभाव करते हो। ना जाने मुझ में ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे नीची निगाहों से देखते हैं। सीमा, तू तो समझदार है ना, तो लड़ने झगड़ने से क्या ही फायदा। अब सीमा भी लड़ने झगड़ने के बाद अपने कमरे में सो जाती है। ये देखकर सरला अपनी बड़ी बहू रोशनी से कहती है, ना जाने इसके कान किसने भर दिए, इतनी अच्छी भली काम कर रही थी। माँ जी, ऐसा करो, आप हमें अलग अलग ही कर दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अब सरला अपनी बहू से परेशान हो जाती है क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से रोशनी को भी ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सरला इसका हल निकाल ही लेती है और अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बुलाकर कहती है, सीमा बहू, तुझे क्या लगता है कि बहू जितना भी कमाती है वो जमा कर रही है? माँ जी, इनका भविष्य तो आगे के लिए अच्छा है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए बाहर आ जा नहीं सकती। सीमा, मैं सिखाऊंगी तुम्हें बाहर आना जाना कैसे क्या है, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ जी, मुझे अलग ही कर दो, मैं अपना देख लूंगी, फिर दीदी को पता चलेगा। बस बहू, बहुत हो गया, अब रोशनी को कुछ भी नहीं कहेगी। तुझे पता है ये घर जो तू देख रही है ये रोशनी की देन है। तेरा ससुर तो इसे जुए में हार गया था, मरने को तो मर गया लेकिन कर्ज छोड़ गया सर पर। जब से ये घर में आई है इसने इस घर के कर्ज को चुकाने के लिए नौकरी करनी शुरू की है, और आज ये जो घर महल बना हुआ है सब रोशनी बेटी ने ही किया है। क्या सच कह रही हैं आप माँ जी? दीदी ने ये सब हमारे लिए किया है? सीमा को जब ये बात पता चलती है कि उसके ससुर जो जुए में अपना घर हार गए थे और उसका पैसा रोशनी भर रही है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचती है कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। बिना सोचे समझे उसने रोशनी को भी ब्लेम किया। लेकिन जब सीमा को ये बात पता चलती है तो वो उस घर को अपने घर जैसा मानने लगती है और अपनी जेठानी को बहुत सारा प्यार देती है। कमला को हमेशा से हर चीज में नखरे करने की आदत थी, लेकिन जब से कमला की बहू पूर्वी शादी करके अपने ससुराल आई तो तब से कमला के हर चीज में और ज्यादा ही नखरे हो गए थे, जिस वजह से नई नवेली दुल्हन तो परेशान हो चुकी थी। पर एक रोज सुबह के समय पूर्वी अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है और जैसे ही कमला चाय पीती है तो उसे फेंकते हुए अपनी बहू से कहती है, ये कोई चाय है? न चीनी न पत्ती, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया क्या? माँ जी, चाय तो एकदम अच्छी है, मैं अभी खुद पी कर आ रही हूँ। हाँ हाँ, खुद के हाथों का तो जहर भी अच्छा लगता है। और तू बात कर रही है चाय की? मुझे तेरी ये चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सुबह सुबह कमला चाय को लेकर नखरे शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरा दिन ही खराब हो जाता है और कोई कमला को कुछ भी तो कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर कमला के खिलाफ किसी ने बोला तो फिर घर में सुनामी ही आ जाती है। अब कुछ समय बाद पूर्वी किचन का काम करने के बाद पोछा लगा रही थी, तभी कमला पोछा लगाने की जगह पर चलकर अपनी बहू से कहती है, बहू, एक तरफ तू पोछा लगा रही है, एक तरफ तेरे पैर के छाप बन रहे हैं। तुझे तेरी माँ ने काम करने का ढंग नहीं सिखाया क्या? माँ जी, ये पैर के निशान मेरे नहीं, आपके पैरों के हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस बताने आई थी कि किचन में पानी की बोतल भी भर दियो। अब अगली सुबह कमला पूर्वी के साथ उसके मायके जाती है और पूर्वी की माँ उमा कमला के लिए चाय बनाकर लाती है। तो ये देखकर कमला उमा से कहती है, समधन जी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि चाय में चीनी तो बराबर है ना? जी आप पीकर तो देखिए, चाय में चीनी, पकोड़े में नमक, मिर्च सब बराबर है। अब जैसे ही कमला चाय के साथ पकौड़े खाती है, पहले ही निवाले में उगल देती है और अपनी बहू से कहती है, हाय दैया, क्या है ये? भला चाय नमकीन और पकौड़े मीठे कौन बनाता है? माँ जी, आपने चाय और पकोड़े दोनों एक साथ खाए हैं तो आपको मीठा नमकीन टेस्ट तो आएगा ही ना। अच्छा ऐसा क्या? पहले बताना चाहिए था ना। रहने दे, अब मेरा मूड नहीं है खाने का। चल अब निकलते हैं, लेट हो रहा है काफी। जी समधन जी, ये रुक जाती कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा मेरा मन भी लगा रहता। अगर ऐसी बात थी तो आपने अपनी बेटी की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ना।
वो तो मेरी शराफत है, जो इधर से गुजर रहे थे हम लोग तो यहाँ आ गए। कमला के नखरे और तेवर दोनों ही हर किसी के दिल को दुखाने का काम करते थे और इस बार तो कमला ने अपनी बहू के साथ साथ अपनी समधन का भी दिल दुखा दिया था। और अब जब पूर्वी घर पहुंचती है तो वो अपने कमरे में जाकर रोते हुए खुद से कहती है, माँ जी के नखरे और तेवर बहुत हो गए। अब माँ जी मेरा गुस्सा देखेंगी और इनके ये तीखे नखरे मैं ही सुधारूंगी। अब जैसे ही अगली सुबह कमला अपने बेड की चादर को देखकर अपनी बहू पूर्वी को आवाज लगाती है, बहू, ये चादर कैसी धोई है तूने? देख, यहाँ भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर हुआ है। माँ जी कोई बात नहीं, अभी ही धो देती हूँ फिर से। अब पूर्वी उस चादर को तो भिगो ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चादर होती हैं, उसे भी पानी में डुबो देती है। जिसके बाद जब कमला अपने बेड पर पूर्वी से दूसरी चादर बिछाने को कहती है तो पूर्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक भी चादर नहीं है, अब मैंने सब भिगो दिया है, अब वो कल ही सूखेगी। सत्यानाश, अब मुझे हॉल के सोफे पर सोना पड़ेगा। ये सुनकर कमला कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि चादर गंदी थी और अभी धुलने के लिए जा चुकी थी और ये कमला ने ही अपनी बहू को कहा था। ये देखकर पूर्वी मन ही मन खुद से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी बोलती बंद हो गई? अभी तो शुरुआत है, अब आप जितने नखरे करेंगी मैं उतना ही आपको सताऊंगी। पूर्वी ने अपनी सास कमला को सबक सिखाने का फैसला ही कर लिया था। अब जब कमला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है तो कमला अपनी बहू पूर्वी को चाय लाने को कहती है और पूर्वी भी कुछ समय बाद चाय लेकर आती है। लेकिन तभी जब पूर्वी चाय का ट्रे रखकर जाने लगती है तो कमला अपनी बहू से कहती है, बहू, ये देख, चाय की पत्ती ऊपर ही दिख रही है, लगता है तूने चाय को अच्छे से छाना नहीं है। जा दूसरी चाय बना कर ला। कमला कैसी बात कर रही है? मुझे तो नहीं दिख रही कहीं भी चाय की पत्ती, और अगर चाय की पत्ती है भी तो क्या बुराई है, तो कितना नखरे करती है। अरे विमला, मेरी बहू के काम ऐसे ही है, अगर बहू को काबू में नहीं रखेंगे तो सर पर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ तो मुझे तू अपनी बहू के सर पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे करेगी तो वो अलग हो जाएगी, फिर जपती रहिए राम नाम की माला। अब की बार पूर्वी अपनी सास के लिए दूध चीनी वाली सफेद चाय बनाकर लाती है जिसमें पत्ती का नामो निशान ही नहीं होता। अब जब कमला उस चाय को देखती है तो कहती है, बहू, ये कैसी चाय है? कहीं तूने दूध तो नहीं दे दिया? तूने उसे कहा ही है, तो वो भी बिना चाय पत्ती की चाय लेकर आ गई। मुझे पीने दे ये चाय, तूने तो पहले वाली चाय भी नसीब नहीं होने दी। अब ये देखकर कमला को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और विमला के चले जाने के बाद कमला अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे मैंने यही सिखाया है कि कोई आए तो उसका अनादर करे हम। ये क्या हरकत की तूने? चाय की जगह दूध में चीनी डालकर लेकर आई। माँ जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब अगले दिन पूर्वी, अमन और कमला मार्केट जाते हैं। पूर्वी अपने पति को दिखा दिखाकर साड़ी खरीद रही होती है और तभी पूर्वी अपनी सास को एक सिंपल सी साड़ी दिखाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, ये साड़ी कैसी है? मुझे तो बहुत पसंद आई है। हाँ हाँ, ले ले, तेरी माँ तो ऐसे ही सस्ते और सादी साड़ी पहनती है। माँ के लिए तो मैंने ये तड़क भड़क वाली साड़ी ली है, ये आपके लिए मैंने पसंद की है। ना ना, मैं ऐसे विधवा वाली साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन आपने ही तो कल विमला आंटी के पास मुझे कहा था कि आपको सादी साड़ी पसंद है, अब हर बारी आपकी जिद नहीं चलेगी। ये कहते हुए पूर्वी अपनी सास के लिए वो सिंपल साड़ियाँ ले लेती है और कमला अपने बेटे के सामने कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि पूर्वी जो भी कर रही थी वो सब जानबूझकर कर रही थी। अब जब कमला घर आती है तो पूर्वी अपनी सास के कमरे में वो साड़ियाँ रख आती है लेकिन कमला वो साड़ी नहीं लेती। लेकिन इसी बीच पूर्वी देखती है कि एक औरत आई है उसके दरवाजे पर और वो खाने को कुछ मांग रही है। ये देखकर पूर्वी अपनी सास की वो दोनों साड़ी उस औरत को दे देती है और वो भी जाते जाते पूर्वी से कहती है, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे बिटिया, तुम हमेशा खुश रहो। हालांकि कमला को तो पता नहीं होता कि उसकी साड़ी उसकी बहू ने एक गरीब औरत को दे दी है। लेकिन देर शाम कमला अपनी बहू से पूछ ही लेती है कि आखिर वो साड़ियाँ गई कहाँ। तभी पूर्वी अपनी सास को बड़े ही प्यार से कहती है,
माँ जी, वो क्या है ना, आपको वो साड़ी पसंद नहीं थी तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। दोनों साड़ी तूने उस गरीब औरत को दे दी क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। हाँ माँ जी, और माँ जी वो मुझे बहुत सारी दुआएं देकर गई है। बहू, ये घर भी तो उसे ही दे देती, हम उसकी जगह ले लेते हैं। चल, कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। माँ जी, फिर आप कैसे रहोगी? देख लो, बाद में ये मत कहना मुझसे, इसमें भीख नहीं मांगी जाएगी। ये सुनकर कमला अपना सर पकड़ लेती है और फिर कभी नखरे दिखाने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि उसकी बहू पूर्वी ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास की नखरे वाली आदत को छुड़वा कर ही रहेगी, और जो कि पूर्वी ने कर भी दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।